हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं एडिफाई विद प्रयागी चैनल पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 4 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट मिलती है। इसकी पीडीएफ आपको आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर के, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जाकर के पहले की भी जो लेक्चर्स की पीडीएफ्स हैं वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पर। आइए शुरू करते हैं। 4 जून 2020 देखते हैं। पहली चीज़ें आ रही हैं, दो इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं निकल करके। पहली है 3 जून 2020 वर्ल्ड साइकिल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे क्या है? देखिए, 2 सेंचुरी हो गए, लगभग 200 साल से ज़्यादा होने को आ रहा है, 2 सेंचुरी हो गई जहाँ पे साइकिल का आविष्कार किया गया। और साइकिल के आविष्कार के बाद से जो हमारा मॉडर्नाइज्ड जो कल्चर है या मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया। और फिर हम लोगों ने आज के वक्त में आते आते साइकिल की जो अहमियत है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से वो दूर होती चली जा रही है। आज हम लोगों ने बाइक ले ली, कार ले लिए, हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, या कहीं भी प्रमोशन, कहीं भी कुछ भी करना होता है तो हम लोग जो है और इजी माध्यम से जाने का प्रयास करते हैं। साइकिल से क्या होता है कि ये पहली चीज़ तो इको फ्रेंडली है, टोटली एनवायरमेंटली है, ये सेफ़ है, यहाँ तक कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर व्यक्ति अगर साइकिल से अगर कहीं अगर प्रमोट अपने आप को अगर कहीं ट्रैवल करता है, कम दूरी की दूर मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ट्रैवल करता है तो वो उसके लिए सेहत के लिए पॉजिटिव ही होगा। ऐसे में वर्ल्ड बाइसिकल डे को प्रमोट करने के लिए अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लाया कि 3 जून से हम वर्ल्ड बाइसिकल डे को प्रमोट करेंगे। और ऐसा करने के बाद किस लिए करी जा रही है? यहाँ पे क्योंकि एक यूनिकनेस है, लॉन्जिविटी है और पूरी तरह से सेफ है हमारी हेल्थ के लिए, बशर्ते किसी और चीज़ के। तो यहाँ पे वर्ल्ड बाइसिकल डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं 4 जून 2020 की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन की बात कर रहा है। देखिए, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी बच्चा है विश्व में कहीं पे भी, अगर वो क्या किसी एग्रेशन का विक्टिम हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस ने। और इसको ये 1983 से हर साल मनाता चला आ रहा है, लगभग 37th है इस साल का। इसमें क्या चीज़ है, चाहे वो डोमेस्टिक एग्रेशन हो, चाहे वो सिविल वॉर एग्रेशन हो या वॉर एग्रेशन हो, बच्चों की आखिर उसमें क्यों वो विक्टिमाइज होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेते हुए, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो किसी एग्रेशन के शिकार हों। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसको ध्यान में रखते हुए बात करी। अगर बात करी जाए तो मई के महीने में 2020 में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में, जो कि 2019 की रिपोर्ट है, ये जो 2020 में निकाली गई, तो इसमें ये बताया गया कि 46 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, लगभग इतने लोग जो हैं वो एग्रेशन के शिकार होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे या फिर किसी वॉर वाली कंडीशन में। ये तो लोग हो गए लगभग 50 मिलियन के आसपास, लेकिन उसमें से 19 मिलियन सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रेशियो है, यानी कि हर 10 में से चौथा जो होगा वो क्या होंगे, 10 में से 4 क्या होंगे, वो बच्चे होंगे। यानी कि अराउंड लगभग 42 से 43% के आसपास जो है वो कौन इफेक्टिव हो रहे हैं, बच्चे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दिन। आइए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, एमएसएमई के बारे में बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है जो कि सरकार के अंतर्गत आने वाला एक अधीन एक विभाग है। इसके मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी साहब। और आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम हुआ जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास के पैकेज की बात करी गई, इसी से इसको प्रमोट किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करने की बात करी जा रही है। देखिए, कोविड-19 के चलते हमारी इकॉनमी जो है वो धीरे धीरे अब उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इस वक्त ग्रोथ को बढ़ाना है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके। तो ऐसे में दो ही चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करी जा सकती हैं, एक एमएसएमई और एक मनरेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी कि इससे जो सबसे हमारा सोसाइटी का नीचे तबके तक यानी अंत्योदय हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो निचला तबका होगा वो भी क्या होगा, उसके पास वेजेस पहुँचेंगे, उनको काम मिलेगा। तो एक तरीके से क्या होगा कि जो हमारी साइकिल है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी रन करना, यानी कि पटरी पे आने लगेंगी सारी चीज़ें। ऐसे में एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया और लगभग 50,000 करोड़ तक के इक्विटी स्कीम की बात करी जा रही है, यानी कि एक तरह से ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगी ये पूरी सारी चीज़ें।
इसमें क्या है इस अमेंडमेंट में कि माइक्रो यूनिट्स में अब इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट इसकी कैप्शन कर दी गई है। और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक का होगा, यानी कि अगर किसी एक सूक्ष्म उद्योग का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हो रही है तो वो माइक्रो यूनिट के अंतर्गत अब उसको माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्मॉल यूनिट की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर होगा, वो स्मॉल यूनिट में गिना जाएगा। मध्यम यूनिट की अगर बात करी जाए, मीडियम यूनिट्स की, तो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर, यानी कि जो मीडियम यूनिट्स होंगी, मध्यम उद्योग होंगे, उनका टर्नओवर सालाना 250 करोड़ तक का होगा अगर, तो वो इसके अंतर्गत माने जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? इसलिए कर रही है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सके। यहाँ पे क्या हो सके कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये कहा गया कि सेल्फ रिलायंट होना है, तो हमारे जो डोमेस्टिकली जो हमारे जो वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सबसे बड़ा, उनको जॉब मिल सके, उनको फिर से वो एम्प्लॉयड हो सके। क्योंकि देखिए माइग्रेंट लेबरर्स और वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स थे, हमारे पूरे देश भर में काम करते थे, जाते थे, काम कर रहे थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने बॉर्डर्स को सील करना पड़ा। ऐसे में जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो पैंडेमिक के चलते अपने अपने स्टेट्स में वापस पहुंचे। अब वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट्स क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने अभी एक आंकड़ा दिया है कि उन्होंने लगभग 57 लाख लोगों को जो है वो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको उनके राज्य पहुंचा दिया गया है। ठीक है, यानी लगभग 60 लाख के आसपास पहुंच रहा है ये आंकड़ा, यानी कि वो अब अपने अपने राज्यों में जा सकें। अब ये 60 लाख लोगों को जॉब कहाँ से मिल पाएगी? पहले जहाँ बाहर रहते तो वहाँ तो उनको जॉब थी, लेकिन अब अपने प्रदेशों में गए, वहाँ कैसे मिलेगी? इसी के चलते MSME, मनरेगा जैसी स्कीम्स पे ध्यान दिया जा रहा है। MSME में ही चैंपियन नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल यहाँ के बनाए हुए इन सारे के सारे यूनिट से जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको प्रमोट करना, उनको एक्सपोर्ट करने का ड्यूटी इस चैनल पे होगा, इस पोर्टल पे होगा। चैंपियन नाम का ये पोर्टल है और इस पोर्टल से क्या हो जाएगा, हमारे इस सेक्टर को बूस्ट मिल सके। यहाँ पे कोई भी ग्रीवेंसेस होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा और हम यहाँ से जितनी भी यूनिट्स हैं इनको प्रमोशन मिले, इनको एनकरेज करने के लिए ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है PM मोदी साहब ने। आइए आगे चलते हैं। आगे आ रही है वर्ल्ड बैंक के तरफ से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये बात बता रही है कि कोविड-19 के चलते 60 मिलियन लोग, 6 करोड़ के आसपास विश्व में एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में जा चुके हैं। यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब हद से ज़्यादा गरीबी जो है पूरे विश्व में बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्लो हो गई है, बहुत ज़्यादा डीप कर रही है, उसमें डिप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से जा रहा है और अब वो सीवियर कंडीशन में पहुंच रही है। चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात करी जाए, छोटे समय काल की बात करी जाए या लंबे समय काल तक की बात करी जाए। छोटे समय काल तक की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि 3 से 8% तक की गिरावट आ गई वर्ल्ड लेवल पे। अभी मई के महीने में 3.17 का आंकड़ा आया था शॉर्ट टर्म पे। तो अब अगर बात करी जाए तो, और ये भी कहा गया था कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये एक रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में ये है कि 3 से 8% तक की गिरावट आ गई है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोस्पेक्टस को जारी किया और उसमें यही बात वो बार बार कह रहा है कि गरीबी बढ़ रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्टर जो है, अनएम्प्लॉयड लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे और अब ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी मध्यम स्केल के और स्मॉल स्केल के जो सेक्टर्स होंगे उनको प्रमोट करा जाए। और प्रमोशन कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट्स की तरह से। जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तब तक प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो ये रही ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट की एक झांकी। आगे बात करते हैं, इंडिया की रैंक आई है कहाँ? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। स्टार्टअप ब्लिंक करके एक संस्था है, वो जारी करती है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। ठीक है, ये अमेरिका में है ये संस्था। उसने इंडिया को 23rd रैंक दी है, यानी कि अब भारत की रैंक 23rd हो चुकी है। यानी कि पिछली समय में कितनी थी? तो पहले 17वीं पोजीशन पे था, यानी कि 6 पोजीशन भारत क्या कर गया है, वो डिक्रीज कर गया है।
टॉप लेवल पे अमेरिका बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्टार्टअप बिजनेस अगर कोई भी है तो वो उसको प्रमोट होने के लिए उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वांटिटीज़ हैं, उसको किस तरीके से प्रमोशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की ओर से। तो इंडिया में फ़िलहाल अभी गिरावट देखी जा रही है इसी के अनुसार। और भारत में जो टॉप 100 में जो सिटीज़ आई हैं स्टार्टअप के तौर पे, वो 4 सिटीज़ हैं। पहले 6 थीं, इस साल केवल 4 हैं। बेंगलुरु 14th स्पॉट पे है, फिर दिल्ली है, मुंबई है और लास्ट में हैदराबाद है। ये टॉप 100 सिटीज़ हैं। अगर अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका का स्कोर 123 के आसपास रहा है, बल्कि भारत का स्कोर केवल 5.69 का रहा है। अगर सिटीज़ की अगर बात करी जाए, कौन सी सिटी इस स्टार्टअप के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे है, तो वो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर से ये इकॉनमी से रिलेटेड एक बात आ रही है। यहाँ पे मूडीज़ ने हमारे जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हैं उनको डाउन कर दिया है। मूडीज़ ने, देखिए वर्ल्ड में S&P, मूडीज़ जैसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, ये क्या करती हैं, ये रिकॉर्ड्स बताती हैं, या फिच हो गई, ये क्या करती हैं, ये एक रेटिंग्स देती हैं कि पर्टिकुलर, इन रेटिंग्स की मदद से जो वर्ल्ड की जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किसी न किसी कंट्री में फिर क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इनकी रिपोर्ट के अनुसार। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है किसी पर्टिकुलर देश की, अगर वो अच्छी रैंकिंग है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में जो इनको रिटर्न रहेगा वो 100% के आसपास की गारंटी रहती है कि आपको अगर इन्वेस्ट करते हैं 1 रुपये तो आपको 1 रुपये प्रॉफिट के साथ मिल सकता है। तो उस मूडी भी इसी तरीके की एक रेटिंग करती है। ये लगभग 111 साल पुरानी एक कंपनी है मूडी। तो मूडी में क्या है कि मूडीज़ ने भारत की जो रेटिंग है, बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग है, उसको घटा दिया है। उसको कैसे घटा दिया है, BAA2 ये एक रेटिंग है, इसको घटा करके अब कर दिया है BAA3। BAA3 क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी तरीके का, पहले देखिए BAA2 में क्या था कि आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क जो है वो कम है, लॉन्ग टाइम पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है, अभी भी कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे रिपेएबल जो आपको पैसा है वो मिल सकता है, लेकिन अब क्या है कि अब रिस्क भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अगर और रेटिंग आने वाले समय में गिरती है मूडीज़ के बाद, तो वो जंक पोजीशन में चली जाएगी, यानी कि एक तरीके से पूरा कूड़ा के कह सकते हैं कि कूड़े के भाव की रेटिंग वो आ जाएगी। यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट अगर आता है अगर इस रेटिंग के अंतर्गत, तो यहाँ पे जिसने पैसा लगाया, मान लीजिए 100 रुपया लगाया है किसी विदेशी कंपनी ने, तो शायद ही वो 100 रुपया उसको रिटर्न में मिल पाए। कहने का मतलब ये है। इसका कारण ये है, इन्होंने ये कारण दिया है कि 2017 से भारत में जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, जो रिफॉर्म्स लिए गए वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये इन्होंने इस रेटिंग को घटाया है। बार बार इन्होंने ये बात कही है अपनी रिपोर्ट में, ये बात कही कि कोविड-19 के पैंडेमिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी रिपोर्ट केवल और केवल 2017 के मानदंडों के बाद से लिया गया है। इसमें क्या है कि लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बात करी गई है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरो करती है पैसे, किस फॉर्म में, बॉन्ड के रूप में वो बॉन्ड जारी करती है, और उसके बाद जो है वो उन बॉन्ड्स को खरीदा जाता है। जीसेक बॉन्ड जैसे कह दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिनको कहा जाता है, जीसेक हो गए, जीसेक को खरीदा जाता है, गवर्नमेंट बदले में क्या करती है, आपसे पैसा ले लेती है और फिर इंटरेस्ट के तौर पे वो पैसा आपको वापस में रिटर्न कर देती है जब आपसे वो जीसेक बॉन्ड ले लिया जाता है वापस। तो ये यहाँ पे ये बात आ रही कि वो शायद मूलधन ही ना दे पाए, तो इंटरेस्ट की तो बात दूर है। तो ये एक रेटिंग दी है मूडीज़ ने, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है हमारे इकोनॉमिकली इंडिया को। आगे बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक और सारेगामा ने अभी एक MOU किया है, या कह सकते हैं लाइसेंस लिए हैं दोनों ने मिल करके कॉपीराइट को के अंतर्गत, कि अब फेसबुक पे कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो म्यूजिकली हो या वीडियोस प्लेटफॉर्म हो, यूज़र्स अपने प्रोफाइल्स पे, अपने अकाउंट्स पे बिना किसी कॉपीराइट के पर्टिकुलर गानों को और वीडियो लिंक्स को या वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बीजेपी के न्यू चीफ बनाए गए हैं दिल्ली रीजन के। दिल्ली जो है हमारा नई दिल्ली राजधानी है, वहाँ के बीजेपी चीफ बनाए गए हैं आदेश कुमार गुप्ता जी। इससे पहले थे श्री मनोज तिवारी साहब। मनोज तिवारी साहब को डिमोट कर दिया गया है और अब वो इस पद से हट चुके हैं।
बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने आदेश कुमार गुप्ता जी को ये पदभार दिया है। आगे बात करते हैं खेल जगत से। रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, हमारे वाइस कैप्टन भी हैं, उनको इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आगे स्पोर्ट्स से ही बात चल रही है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भारत से जितने भी अन्य लोग रहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो AFI एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने AFI ने नीरज चोपड़ा साहब को, जो एक जेवलिन थ्रोअर हैं, उनको प्रमोट किया है, नॉमिनेट किया है कहने का मतलब। और साथ ही साथ क्रिकेट जगत से रानी रामपाल जो इंडियन विमेन कैप्टन हैं क्रिकेट टीम की, उनको प्रमोट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। बॉक्सिंग से अमित पंघाल जी को नॉमिनेट किया गया है। अर्जुन अवार्ड के लिए जो एथलेटिक्स हैं, जो धावक हैं द्युति चंद, उनको भी प्रमोट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। तो देखते हैं इस वर्ष खेल रत्न किसको मिलता है। खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये भारत का स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, सबसे अव्वल दर्जे का इसे पुरस्कार समझा जाता है। तो ये है हमारी 4 जून की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।